स्वागत है आपका गेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। ये मेरी 14th पार्ट है वीडियोस का। तो मैं पहले 13 पार्ट बना चुका हूं, आप वो दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले एमसीक्यू से। द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी सेट यूजिंग अ साइन बार इज लिमिटेड टू। तो मैक्सिमम एंगल कितना आप चेक कर सकते हैं किसी चीज का विद द हेल्प ऑफ साइन बार। तो साइन बार क्या होता है? ये वाला होता है साइन बार, ठीक है। अगर आपने ये यूज कर रखा है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ इस चीज की तो आप ऊपर लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक कर लीजिए, साइन बार का यूज समझ लीजिए कैसे करते हैं। और ये हमारे पास साइन बार होता है। तो ये कहता है कि मैक्सिमम एंगल कितना चेक कर सकते हैं। तो 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 या 60। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है 45 डिग्री। तो बाकी गलत है। 45 डिग्री ये मतलब पता है क्या होता है कि इसको टिल्ट करना है। अब जब टिल्ट करते करते मैक्सिमम जो जितना आगे ऊंचा किया जा सकता है इसको, तो 45 डिग्री तक ही किया जा सकता है। उससे नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन 45 से ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, वो सही तरीके से नहीं होगा। तो 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट। तो कहता है क्या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो उसमें एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। तो वो कहता है क्यों लगाया जाता है, क्या मेंटेन करना है उससे, कांस्टेंट क्या मेंटेन करना है। पहला ऑप्शन है प्रेशर इन इवेपोरेटर, टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर, प्रेशर इन लिक्विड लाइन या टेम्परेचर इन कंडेंसर। तो आपको पता होगा कि एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे लगा होता है। एक्सपेंशन वाल्व यहाँ लगा है मेरे पास, मान लीजिए, और इससे पहले होता है कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर, और इससे पहले कंप्रेसर, और ये इसके साथ ये जुड़ा होता है यहाँ पे इवेपोरेटर। तो यहां से जब निकलता है ना एक्सपेंशन वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो जाता है इवेपोरेटर में। तो पहली बात तो इवेपोरेटर से रिलेटेड बात है। तो इसका क्या करना होता है, इवेपोरेटर के अंदर सही प्रेशर से जाए, कांस्टेंट प्रेशर के साथ जाए रेफ्रिजरेंट। तो ये वर्क होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का। तो इसका राइट आंसर बनता है ए, प्रेशर इन इवेपोरेटर, उसको कांस्टेंट बनाए के रखना किसका काम है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज द रेटिंग ऑफ प्रेशर कैप इंक्रीजेस इन द रेडिएटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट। तो कहता है कि रेडिएटर आपने देखा होगा, देखिए रेडिएटर होता है ना कार के ऊपर, है ना, कार के अंदर होता है जो, तो उसके ऊपर एक कैप लगा होता है, ये कैप लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा भी होता है, ये देखिए यहाँ पे, नेवर ओपन व्हेन हॉट। क्योंकि ये कूलेंट क्या है कि ठंडा कर रहा है, ठीक है, इंजन को कूलेंट ठंडा कर रहा है। अब इंजन जैसे गर्म ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो बॉइल कर रहा होगा अंदर ये, और अगर आप खोल दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट के कारण बॉइल हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा बॉइल होता हुआ। तो इसलिए वो कहता है कि नेवर ओपन इट। तो ये रेटिंग होती है इसकी, प्रेशर कैप के ऊपर ना रेटिंग लिखी होती है। उस रेटिंग के मतलब कहता है कि अगर वो रेटिंग इंक्रीज करती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कूलेंट का डिक्रीज होगा, ठीक है, कांस्टेंट ये रिमेन द सेम रहेगा, या इंक्रीज करेगा, ये इनिशियली इंक्रीज करेगा फिर लेटर डिक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग ये एक्चुअली में लगा क्यों होता है, ये लगा इसीलिए होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग आप जरूर देखिए, ठीक है। इसका ये ऐसे नहीं है, सिर्फ कैप नहीं है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, स्पेशल बनाया गया है ताकि इसको प्रेशर इंक्रीज किया जा सके। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज। तो आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं, आइसो मतलब कांस्टेंट, ठीक है, तो कोरिक रह गया हमारे पास। तो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट एंथैल्पी। तो इसका राइट आंसर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अकर्स आफ्टर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पे होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो हमारे पास वही फिर से सिस्टम, इवेपोरेटर है, तो यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है। और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है ना, अगर आपको याद है, ठीक है। यार पता क्या है, मैं असल बताता हूं, एक ही बात आप समझ लो,
अच्छे तरह से चीजें अगर समझ रखी हैं तो क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने चीज नहीं अच्छी तरीके से समझी हुई तो कोई फायदा नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन होती है, ये वाली लाइन कंप्रेशन की होती है। यहाँ पे आके हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, तो किसके बाद होता है? यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास कंप्रेसर होता है, कंप्रेस करता है तभी तो प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होता है। तो मेरे पास आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद हाईएस्ट टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट is maximum when the relation between maximum tension T and the centrifugal tension TC is। तो ये तो रट्टाफिकेशन है और शायद आपने याद भी कर रखा होगा। ये एक स्पेशल डेरिवेशन होती है इसकी, सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन होती है ना, उसमें एक डेरिवेशन में आता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब होगी। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये आधा होगा, बराबर होगा, दुगना होगा, तीन गुना होगा। तो ये 3TC होता है, 3TC। जब पढ़ते थे ना डिप्लोमा में ना बीटेक में, तो रट्टे मार रखे कि 3TC आ गए चेक करने के लिए टिकट, तो मैक्सिमम पावर होती है भागने की बंदे में। ठीक है, मैक्सिमम पावर होती है भागने की, तो भागो 3TC इकट्ठे आ गए और ये टिकट चेक करेंगे। और इससे रट्टाफिकेशन है, आप करना चाहो तो करो, नहीं तो आपको आप अपने वाला आइडिया कोई ना कोई अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ, द acceptance sampling is normally used for acceptance, accept करना, sampling। अब मेरे पास बड़ा सा लॉट पड़ा है, इतना सामान पड़ा है, ठीक है, और इसमें क्या करूं कि ये जो इतना सामान आया सही है या नहीं। तो मुझे क्या, यहां से सैंपल लूंगा, यहां से सैंपल लूंगा, यहां से सैंपल, बीच में से, इधर से, कहीं से भी सैंपल लूंगा मैं, और उस सैंपल को लेने के बाद मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है, सारा लॉट ठीक है, 4 ले लूंगा, 10 ले लूंगा, ठीक है, इसमें 1000 प्रोडक्ट पड़े हैं, तो 1000 के 1000 नहीं चेक कर सकता ना, 1000 के 1000 तो चेक नहीं कर सकता। अब एक बार किसी ने बोला यार माचिस लेके आ, उसका दोस्त लेने चला गया माचिस, जब लेके आया माचिस, ठीक है, वो कहता ये क्या, ये तो कोई भी नहीं चल रही। कहता यार मैंने जब चला के देखी तो सारी चल रही थी माचिस की तीलियां। ठीक है, तो 100% किसी को चेक नहीं कर सकते ना, जो चीजें यूज हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगी, तो उसको चेक नहीं कर सकते ना ऐसे। तो सैंपल लेके चेक करते किसको, जब ज्यादा चीज बनी हो, तो मास प्रोडक्शन में ज्यादा बनी हो। अब ज्यादा बनी है, उसमें से थोड़ी सी चेक करके बता देंगे, ठीक है ना। अब खाना इतना बनता है, आपको टेस्ट करने के लिए तो 1 चम्मच ही मिलता है ना, चेक करके बताओ नमक ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन में एक्सेप्टेंस सैंपलिंग चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमो चार्ट इज यूज फॉर माइक्रोमोशन स्टडी, मेथड स्टडी, प्रोसेस एनालिसिस या प्लांट लेआउट। तो हमारे पास इसका सीमो का मतलब क्या है, देखिए, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। साइमल्टेनियस मोशन चार्ट क्या है कि पहले क्या होगा कि एक चार्ट बनेगा, यहाँ प्रॉपर बनेगा कि मशीन पे पहले क्या होगा, फिर बंदा क्या करेगा, एक चार्ट बनता है इस चीज का। स्टडी तो छोटे छोटे मोशन पे कि क्या उसके बाद क्या होगा, है ना, तो हर चीज का मोशन स्टडी करना, तो सीमो चार्ट कहलाता है। 9th क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेटली सेंटरिंग ऑन लेथ कैन बी डन बाय। तो सेंटरिंग लेथ मशीन पे सेंटर बनाना पड़ता है जॉब का, ठीक है, ताकि सही तरीके से लेथ पे ऑपरेशन हो सके। तो वो कहते हैं कि किससे सही हो सकता है, 3 जॉ चक से, 4 जॉ चक से, लेथ डॉग से या कॉलेट से। तो इसका राइट आंसर होगा वो है कॉलेट। कॉलेट आपने नहीं देखा तो ये है कॉलेट, और काफी ज्यादा यूज होता है, ये सीएनसी में भी काफी यूज होता है, तो कॉलेट इसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप दैट रिजल्ट्स बिटवीन द 2 मेटिंग पार्ट्स बिफोर असेंबली इज। तो असेंबली नहीं की है अभी, ठीक है, उसके पहले ही हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पे ये देखिए, इसका साइज हमने बना दिया है, सब कुछ बना दिया है, उसके पहले क्या है, तो रिलेशन को क्या कहेंगे, लिमिट, टॉलरेंस, फिट या डेविएशन। तो इसका राइट आंसर है फिट। उसकी फिट क्या फिट चल रहेगा, रनिंग फिट रहेगा, स्मूथ फिट रहेगा, इंटरफेरेंस फिट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फिट अलग अलग होते हैं,
इसको भी काफी आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये थ्योरी में काफी क्वेश्चन एसएससी जेईई में आते हैं इसके। 11th क्वेश्चन है, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज। तो यार ये रिलेशन पूछा हुआ है कि लीनियर एक्सेलरेशन a होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, ठीक है। तो इसका आपस में रिलेशन बताओ कैसे निकल सकता है, कहता, ठीक है। तो आपको यार ये मैं आपको बताऊं, लीनियर और जो हमारे पास एंगुलर है इसमें हमेशा आप साथ लेके चलो दोनों को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें लेंथ होती है, इसमें थीटा होता है, लेकिन दोनों का अपन आपस में इक्वल करना है तो L इक्वल टू R थीटा होता है। इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन बराबर करना है तो R ओमेगा। इसी तरह इसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन बराबर करना है तो R अल्फा। तो R से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो R R R। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, A इज इक्वल टू R अल्फा। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन सा है इसमें से जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पीवी डायग्राम अगर आपको याद है, इसका पीवी डायग्राम इस तरह से बनता है, ये होता है पीवी डायग्राम। तो आपको इसका याद है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होगा ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल कुछ इस तरह से होता है और इसमें जो ये हीट ऐड होती है, रिजेक्ट होती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जिपर, यार ये वर्ड जिपर सरफेस डिफेक्ट है, ये किससे रिलेशन है, किस में होता है, कौन सी प्रोसेस में, कास्टिंग में, वेल्डिंग में, मशीनिंग में या रोलिंग में? तो इसका राइट आंसर है डी, रोलिंग। देखिए आप प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं, आप सिर्फ सुनो मत, मेरा मत सुनो, आप अपना भी दिमाग लगाओ साथ। पॉज कर लीजिए कि ये वीडियो पॉज करके देखो उसको, ठीक है, और सोचो, क्वेश्चन देखोगे, सोचोगे, फिर आंसर सुनो ये सही है या नहीं है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो रोलिंग में डिफेक्ट होता है, ये रोलिंग जब करते हैं ना तो ये डिफेक्ट आता है, ऊपर जो सरफेस है ऊपर वेवीनेस ही बन जाती है, तो जिपर सरफेस डिफेक्ट कहते हैं, इसे रोलिंग से रिलेशन बनता है। 14th है, सब कूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम। तो सब कूलिंग कर देना, ठीक है। तो इसमें जब आप सब कूलिंग कर देते हैं ना, क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, फिर कंप्रेशन होती है, फिर कंडेंसर में हम सब कूलिंग कर देते हैं, सब कूलिंग होती है, नीचे आया था थोड़ा सा टेम्परेचर इसका, ठीक है। तो ये कहां पे होती है, आफ्टर कंडेंसर या बिफोर थ्रोटलिंग, एक ही बात। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है बिफोर थ्रोटलिंग। इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, if lower temperature is fixed, then the COP of the machine can be increased by। तो COP कैसे बढ़ा सकते हैं, कहता मेरे पास रेफ्रिजरेशन की COP है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, हायर टेम्परेचर ऊपर लिखो, हायर टेम्परेचर, तो नीचे लिख दो हायर माइनस लोअर। तो हमारे पास कहता है इसको लोअर को फिक्स कर दिया कि लोअर तो भाई फिक्स है, क्या कर सकते हैं, और COP बढ़ाना है तो हायर टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करेंगे, या बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसे कम करेंगे, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर। तो COP बढ़ जाती है। यार देखो, ये है हमारा रेफ्रिजरेटर, इसमें लोअर टेम्परेचर होता है जितना मिनिमम हमें चाहिए, हायर टेम्परेचर बाहर है। अब गर्मियों में पहले ही वो ऑलरेडी मान लो 50 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसमें हमने 10 डिग्री बनाना है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना, 40 डिग्री का हो गया। अगर 10 ही बनाना है, अंदर 10 डिग्री बनाना है, लेकिन बाहर ठंडा आ गई, ठंड के दिनों में 20 डिग्री का टेम्परेचर है, तो COP अपने आप बढ़ जाएगी ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा देनी शुरू कर देगा। आप एक बार इसकी वैल्यूज रख के देखो अलग अलग, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। प्लीज लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को,
और क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाए